गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चा। तो लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ लिया था कि रिएक्शन विथ एल्कली मेटल्स, ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। और सॉरी, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। रिएक्शन विथ ऑक्सीजन हम लोगों ने एल्कली मेटल्स की पढ़ ली थी और एल्कलाइन अर्थ मेटल रह गए थे। तो एल्कलाइन अर्थ मेटल जो है वो परऑक्साइड बनाते हैं और साथ साथ में ये ऑक्साइड बनाते हैं। और ये जो है सुपर ऑक्साइड नहीं बनाते हैं। तो ये दो तरह के सब्सटेंस बनाते हैं। एल्कलाइन अर्थ मेटल जो है ये ऑक्साइड्स भी बनाते हैं और परऑक्साइड भी बनाते हैं। बट ऑक्साइड्स जो है वो इस तरफ वाला जो पॉइंट रह गया था उसके लिए अगर मैं ऑक्साइड्स के लिए लिख दूं, शायद पॉइंट नंबर 2 था। तो ऑक्साइड्स के लिए मैं कहूं तो इन्होंने ऑक्साइड्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल के ऑक्साइड्स जो पाए जाते हैं वो MO के फॉर्म में पाए जाते हैं ऑक्साइड्स। यहाँ पर मेटल जो है उसकी पॉसिबिलिटी है बेरिलियम की, मैग्नीशियम की, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, ये सब। और परऑक्साइड की बात करें तो परऑक्साइड जो है ये कैल्शियम का परऑक्साइड मिलता है हमको देखने को, स्ट्रोंटियम का, बेरियम का। तो कैल्शियम ऑक्साइड, स्ट्रोंटियम ऑक्साइड और बेरियम ऑक्साइड ये हमको देखने को मिलता है। बेरियम ऑक्साइड जो होता है बेरिलियम का, बेरियम ऑक्साइड नहीं, बेरिलियम ऑक्साइड जो होता है ये एम्फोटेरिक नेचर का होता है। एम्फोटेरिक नेचर मींस ये जो है एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर सकता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो हमको देखने को मिलता है वो वीक बेसिक नेचर का मिलता है। कैल्शियम ऑक्साइड, स्ट्रोंटियम ऑक्साइड और बेरियम ऑक्साइड जो है ये बेसिक नेचर के होते हैं बट स्ट्रॉन्ग नेचर के होते हैं। और बेसिक प्रॉपर्टी जो है वो ऑक्साइड्स की बेसिक प्रॉपर्टी का ऑर्डर जो है वो बेरियम ऑक्साइड से बेरिलियम ऑक्साइड से बेरियम ऑक्साइड तक बढ़ता है बेसिक प्रॉपर्टी। तो मैं एक तो पहले ये पॉइंट लिख दे रहा हूं कि इनका जो बेसिक प्रॉपर्टी का ऑर्डर है ऑक्साइड्स का वो ये है। बेसिक प्रॉपर्टी का ऑक्साइड की बेरियम ऑक्साइड, बेरिलियम, बार बार बेरियम कह दे रहा हूं, बेरिलियम ऑक्साइड सबसे कम होता है। और फिर बेटा मांगे कार में मैग्नीशियम ऑक्साइड, फिर कैल्शियम ऑक्साइड, फिर स्ट्रोंटियम ऑक्साइड, फिर बेरियम ऑक्साइड, ये ऑर्डर हो गया। इसमें से जो बेरिलियम ऑक्साइड जो है वो ऑलमोस्ट एम्फोटेरिक नेचर का हो जाता है। यानी बेरिलियम ऑक्साइड के लिए आप ये कह सकते हो, ये नोट के फॉर्म में बात की, ये एम्फोटेरिक नेचर का है। इट मींस इट विल रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस, ये दोनों से रिएक्ट कर सकता है। एम्फोटेरिक नेचर का सब्सटेंस है। इसके अलावा जो वीक बेस है, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड काफी वीक बेस का है। तो ये मेटल्स के ऑक्साइड्स हैं इसलिए बेसिक नेचर दिखाते हैं। नॉन मेटल्स के बारे में आप सुन चुके होंगे कि ये जो है एसिडिक कैरेक्टर दिखाते हैं। तो ये रिगार्डिंग ऑक्साइड्स की बात हो गई, और मतलब ऑक्साइड और परऑक्साइड्स की बात हो गई रिगार्डिंग एल्कलाइन अर्थ मेटल। ये था पॉइंट नंबर 2। बाकी में हम लोग कुछ और रिएक्शंस को स्टडी कर लेते हैं, जैसे रिएक्शन विद स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? स्टेबिलिटी के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चा ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो यहाँ पर आप जानते हो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है, यानी बेरिलियम ऑक्साइड जो होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू बेरियम ऑक्साइड। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कॉन्सेप्ट से आप स्टेबिलिटी के बारे में सोचा करो, क्योंकि जिसका ज्यादा अच्छा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा बेटा वो ज्यादा स्टेबल रहेगा। तो हमेशा जब भी आपके मन में ये सवाल आए स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी तो फोकस ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा कंपाउंड विल बी द मोस्ट स्टेबल और कौन सा लीस्ट स्टेबल। तो जितना अच्छा कंपाउंड फॉर्म करेगा, जितना अच्छी बॉन्डिंग होगी, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाएगा, तो उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा टाइम तक के लिए रहेगी, यानी वो अपना साथ दूसरे वाले के साथ छोड़ेगा नहीं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं पॉइंट नंबर 3 डिस्कस कर सकूं, दैट इज रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। और हम जानते हैं रिएक्शन विथ हाइड्रोजन का मतलब है कि अगर हाइड्रोजन जब किसी एलिमेंट से रिएक्ट कर लेता है तो ये हाइड्राइड बना देता है, जिसको हम लोग हाइड्रोजन चैप्टर के अंदर भी स्टडी कर चुके हैं। और एल्कली मेटल्स जो है वो MH टाइप का हाइड्राइड बनाते हैं, वाइल एल्कलाइन अर्थ मेटल जो है वो MH2 टाइप का हाइड्राइड बनाते हैं। तो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज, समझो इसको आगे। ये यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 इज रिएक्शन विथ हाइड्रोजन
हाइड्रोजन, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन मींस रिएक्शन विथ हाइड्रोजन जो है ये हमको बना करके जो सब्सटेंस दे रहा है वो दे रहा है हाइड्राइड। एल्कली अर्थ मेटल भी हाइड्राइड बनाते हैं और एल्कलाइन अर्थ मेटल भी हाइड्राइड बनाते हैं। तो एल्कली अर्थ मेटल की अगर मैं बात करूं, एल्कली अर्थ मेटल्स, तो एल्कली अर्थ मेटल के जो हाइड्राइड का जनरल फॉर्मूला होता है, एल्कली अर्थ मेटल के हाइड्राइड्स का जनरल फॉर्मूला, इनका जनरल फॉर्मूला है MH। ये जनरल फॉर्मूला है इनका, जनरल फॉर्मूला इन द सेंस LiH या हमारे पास NaH या KH वगैरह वगैरह। तो यहाँ M की जो पॉसिबिलिटी है, M हमारे पास LiH हो सकता है, NaH हो सकता है, KH हो सकता है, ये हम लोग कह सकते हैं। और अगर मैं इसमें कहूं कि इनकी बेसिक प्रॉपर्टी जो है या थर्मल स्टेबिलिटी की मैं बात करूं, तो थर्मल स्टेबिलिटी जो होगी इनकी, जैसे LiH भी हो गया, LiH और हमारा NaH हो गया, NaH, और मैं बात करूं KH, ये सारे बनते हैं लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड और रुबिडियम हाइड्राइड, सीजियम हाइड्राइड, ये जो बनते हैं। अब मैं अगर आपसे कहूं कि इनमें से कौन ज्यादा एसिडिक होगा, एसिडिक कैरेक्टर की मैं बात करूं कि विच इज मोर एसिडिक, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर का होगा। यानी लिथियम जो है वो मोस्ट एसिडिक होगा, लिथियम का हाइड्राइड एज कंपेयर टू सोडियम हाइड्राइड, बिकॉज लिथियम हाइड्राइड जो है एक सेकेंड, यहाँ एसिडिक कैरेक्टर के अलावा हम लोग, क्योंकि ये मेटल का मेटल के बन रहे हैं हाइड्राइड, तो ये बेसिक कैरेक्टर रखते हैं। तो पहले हम लोग बेसिक ऑर्डर की बात कर लेते हैं। बेसिक ऑर्डर, बेसिक कैरेक्टर की मैं बात करूं, बेसिक कैरेक्टर जो है वो इसमें सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर होता है सीजियम का, सीजियम का, क्योंकि यहाँ सीजियम हाइड्राइड, ये सीजियम हाइड्राइड जो है सबसे ज्यादा बेसिक नेचर का होता है। फिर होता है हमारे पास रुबिडियम हाइड्राइड, उसके बाद हमारे पास ये ऑर्डर चलेगा KH का, और फिर हमारे पास चलेगा NaH, फिर लिथियम हाइड्राइड, कुछ इस तरह से ये आप ऑर्डर दे सकते हो। इसके उल्टा आप एसिडिक कैरेक्टर कर सकते हो। और दूसरी बात, अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं, स्टेबिलिटी भी कौन सी, थर्मल स्टेबिलिटी। तो थर्मल स्टेबिलिटी कई बार पूछी जा चुकी है इनकी हाइड्राइड्स की, तो थर्मल स्टेबिलिटी के रिगार्डिंग आप याद रखना। थर्मल स्टेबिलिटी हाइड्राइड्स की केस में मोस्टली पूछी जाती है, अलग अलग फैमिलीज में भी, जब आप चाहे बोरॉन फैमिली पढ़ो और नाइट्रोजन फैमिली, कार्बन फैमिली या आप हेलोजन फैमिली, तो मोस्टली नाइट्रोजन और हेलोजन, ऑक्सीजन फैमिली और हेलोजन फैमिली के जो हाइड्राइड्स होते हैं उनमें स्टेबिलिटी के रिगार्डिंग बात की जाती है कि कौन ज्यादा स्टेबल होगा। और स्टेबिलिटी भी किसकी रिगार्डिंग बात की जाती है, थर्मल स्टेबिलिटी, मतलब अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करने पे कौन पहले टूटेगा कौन बाद में टूटेगा, इस तरह की बातें पूछी जाती हैं। तो स्टेबिलिटी के रिगार्डिंग अगर मैं आपसे पूछूं कि स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, तो आपको पता है लिथियम जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखता होगा एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो टाइटली होल्ड करेगा हाइड्रोजन को, और जो ज्यादा टाइटली होल्ड करेगा तो उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर जो चलेगा यहाँ वो चलेगा कि लिथियम हाइड्राइड इज द मोस्ट स्टेबल एज कंपेयर टू सोडियम हाइड्राइड, एज कंपेयर टू पोटेशियम हाइड्राइड, एज कंपेयर टू रुबिडियम हाइड्राइड और एज कंपेयर टू सीजियम हाइड्राइड। ये आपको ये पॉइंट याद रखना है। स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी की मैंने बात कही। इसी तरह से अगर मैं इसी में एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाह रहा हूं, तो मैं नेक्स्ट पेज पर ये पॉइंट इसी में ऐड कर दे रहा कि ये जो स्टेबिलिटी है बच्चा किसका, थर्मल स्टेबिलिटी, इसके अलावा ये जो हाइड्राइड्स बनते हैं ये हाइड्राइड्स वाटर से रिएक्ट करके MH जो सब्सटेंस है यहाँ पर, ये हाइड्राइड्स एल्कली मेटल्स के जो हाइड्राइड्स हैं ये वाटर से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस यानी MOH टाइप का कंपाउंड और साथ में H2 गैस ये लिबरेट करते हैं। तो ये H2 बनाने का एक तरीका भी हो गया। इसके अलावा एल्कलाइन अर्थ मेटल की बात की जाए तो याद रखना कि एल्कलाइन अर्थ मेटल में जो सब्सटेंस फॉर्म होगा, मतलब एल्कलाइन अर्थ मेटल में जो हाइड्राइड्स फॉर्म होते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में, यहां अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में जो हाइड्राइड्स बनते हैं ये हाइड्राइड्स जो है वो MH2 नेचर के होते हैं, MH2 नेचर। अब इसमें एक छोटा सा एक्सेप्शनल केस है कि बेरिलियम जो है वो हाइड्राइड नहीं बना पाता है, और बेरिलियम जो है वो हाइड्राइड नहीं बना पाता है, बाकी सारे हाइड्राइड बन जाते हैं नॉर्मली। अगर आपको बेरिलियम का हाइड्राइड चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि बेरिलियम हाइड्राइड नहीं बनाता, टोटली नहीं बनाता,
नॉर्मली ये बाकी सब्सटेंस जो है, जैसे मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, स्ट्रोंटियम हो गया, बेरियम होगा, ये तो इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन करा के ये सब अपना काम कर लेते हैं, ये सब हाइड्राइड बना लेते हैं। बट बेरिलियम हाइड्राइड को हमको प्रिपेयर्ड करना पड़ता है एक रिएक्शन के थ्रू, जिसमें हम लोग एक रिड्यूसिंग एजेंट लाइक AlH4 इसके रिएक्शन कराते हैं जब बेरियम के क्लोराइड से, तब हमको ये बेरिलियम हाइड्राइड मिलता है। तो बेरिलियम हाइड्राइड प्रिपेयर्ड करना पड़ता है, बाकी ये जो है बहुत इजीली खुद से ही प्रिपेयर्ड होने वाले हैं कि अगर ये मेटल की अवेलेबिलिटी इसको हाइड्रोजन की हो जाए तो ये तुरंत हाइड्राइड बना ले। कौन कौन बना ले? मैग्नीशियम तुरंत हाइड्राइड बना ले, या हमारे पास सीजियम जो है, सॉरी कैल्शियम हाइड्राइड बना ले, स्ट्रोंटियम हाइड्राइड बना ले, और बेरियम हाइड्राइड ये बन जाए। बट इसमें जो बेरिलियम है इसको हमको प्रिपेयर्ड करना है, BH2 को हमको प्रिपेयर्ड करना पड़ता है, ये प्रिपेयर्ड करना पड़ता है। और प्रिपेयर्ड हम लोग करते किस रिएक्शन से हैं? इसमें हम लोग बेरिलियम क्लोराइड को किसी रिड्यूसिंग एजेंट लाइक LiAlH4 से रिएक्ट करा के हम लोग इसका बेरिलियम का हाइड्राइड बनाते हैं। साथ में इसमें बाकी जो अदर बाय प्रोडक्ट मिलते हैं वो लिथियम क्लोराइड AlCl3, यानी हमको लुइस एसिड भी मिल रहा है। तो ये एक बैलेंस रिएक्शन में ऐसे लिख सकता हूँ। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। तो इसमें हमको बेरिलियम हाइड्राइड, इसमें एक छोटा सा पॉइंट आप ये भी याद रख सकते हो कि बेरिलियम हाइड्राइड यानी BH2 जो है और जो मैग्नीशियम हाइड्राइड जो है ये कोवैलेंट नेचर के होते हैं, ये कोवैलेंट नेचर के हाइड्राइड बनते हैं। और बाकी सारे जो हैं वो आयनिक है, मतलब कैल्शियम हाइड्राइड हो गया, या हमारे पास स्ट्रोंटियम हाइड्राइड हो गया, या बेरियम हाइड्राइड हो गया, तो ये आयोनिक नेचर के हाइड्राइड है, आयनिक हाइड्राइड है। तो ये छोटे से कुछ पॉइंट हैं जो आपको याद रखना पड़ेंगे कि कौन से आयनिक है, कौन से कोवैलेंट है। डायरेक्टली ये इंफॉर्मेशन है आपसे डायरेक्टली पूछी जा सकती है, इसलिए मैंने इसका डायरेक्ट एक पॉइंट के फॉर्म में लिख दिया कि कौन से कोवैलेंट, कौन से आयनिक। तो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज ताकि मैं बता सकूं कि आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है रिएक्शन विथ वाटर। पानी से ये कैसे रिएक्ट करते हैं मेटल? आप जानते हो कि कौन हमारे पास लीस्ट रिएक्टिव है, कौन ज्यादा एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करता है। तो ये मैं आपको बता देता हूँ, एल्कली मेटल में लिथियम जो है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तुरंत। हाँ, तो लिथियम जो है, या सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम में लिथियम बहुत कम रिएक्टिव है टुवर्ड्स वाटर, वाइल सोडियम का तो आपको पता होगा कि सोडियम बहुत विगरसली रिएक्ट करता है, अमाउंट ऑफ हीट इतना जनरेट हो जाता है कि वहां पे आग लग जाती है। पोटेशियम जो है ये फ्लेम ही जनरेट कर पाता, आग नहीं लगा पाता। अपने पानी के अंदर पोटेशियम डालोगे तो वो केवल धुआं छोड़ेगा, बट वहां कोई आग नहीं लगेगी। और रुबिडियम और सीजियम को अगर आप डालोगे पानी इधर उधर उछल जाएगा, एक्सप्लोसिवली ये रिएक्ट करते हैं रुबिडियम और सीजियम सब्सटेंस। तो अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं, पॉइंट नंबर 4, रिएक्शन विथ वाटर। रिएक्शन विथ वाटर, रिएक्शन विथ वाटर में अब कुछ पॉइंट के फॉर्म में ही लिख दे रहा हूं। रिएक्शन विथ वाटर H2O। तो जनरल रिएक्शन की अगर बात की जाए कि ये कैसे रिएक्ट करते हैं, तो जो मेटल है यहाँ पर, मेटल को अगर मैं रिएक्ट कराऊं H2O से, रिएक्शन को बैलेंस कर दूंगा मैं, यहाँ पर MOH और H2A बनता है। ये 2M आप इधर ले लो, यहाँ आप 2H2O ले लो, या 2MOH कर। तो हाँ बच्चों, वॉइस आ रही है ना सभी को? यस सर। हाँ सुनो, तो बेटा यहाँ जो है इनका जो लिथियम की अगर मैं बात करूं तो याद रखना कि लिथियम जो है वो लीस्ट रिएक्टिव नेचर का टुवर्ड्स वाटर, लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स वाटर। बाकी जो है टुवर्ड्स वाटर, बाकी जो है जैसे सोडियम हो गया तो रिएक्ट विगोरसली, बहुत खतरनाक तरीके से रिएक्ट कर जाता है, ये तो आग ही लग जाती है वहां पर। पोटेशियम रिएक्ट करता है, ये रिएक्ट करता है और ये फ्लेम प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूसिंग फ्लेम, ये आप कह सकते हो।
और जो रुबिडियम और सीजियम है, रुबिडियम और सीजियम, ये जो है रिएक्ट एक्सप्लोसिवली, एक्सप्लोसिवली, ये आप कह सकते हो इनके रिगार्डिंग। बाकी आप जैसे ये इनका जो ऑक्साइड बनता है वो वाटर से रिएक्ट करके एल्कलाइन ये जो फॉर्म हो रहे हैं ये वाटर के अंदर सॉल्युबल हो जाते हैं, ये और MOH और सब्सटेंस बना देते हैं। ये जो हमारे पास MOH, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, जो इनके ऑक्साइड होते हैं, मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं, ये वाटर से रिएक्ट करके एल्कली बना लेते हैं। तो रिएक्शन में, तो वाटर में आप मेटल की डायरेक्ट रिएक्शन भी वाटर से कह सकते हो, इवन मेटल के ऑक्साइड्स भी वाटर से रिएक्ट करके सेम तरह का प्रोडक्ट बनाते हैं, बट H2 गैस प्रोवाइड नहीं करते। इनकी अगर बात की जाए रिएक्शन में तो वाटर से, तो आप ये सीधे सीधे कह सकते हो कि ये कोई मेटल M, अब M का मतलब आप समझ गए होंगे, तो ये M जो है वो ये वाटर से रिएक्ट करके MOH होल ट्वाइस, क्योंकि इसमें वैलेंसी 2 होती है इसलिए OH होल ट्वाइस और साथ में H2 लिबरेट कर रहे हैं। इसमें जो बेरिलियम होता है, इसमें जो बेरिलियम होता है, ये बेरिलियम रिएक्ट नहीं करता, डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर, डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर, does not react with water। तो बाकी है मैग्नीशियम, आपने मैग्नीशियम डाला तो ये रिएक्ट तो कर जाता है, बट ये नॉर्मल वाटर में नहीं, कम से कम आपको हॉट वाटर लेना पड़ेगा। तो रिएक्ट विथ हॉट वाटर, रिएक्ट्स विथ हॉट वाटर। बाकी के जो है ये कैल्शियम हो गया, स्ट्रोंटियम हो गया या बेरियम हो गया, ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर लेते हैं, बट एल्कली मेटल जितना ये एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते। तो ये रिएक्ट्स विथ कोल्ड वाटर, रिएक्ट्स विथ कोल्ड वाटर, बट ये उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेंगे, बट नॉट एज energetical as alkali metal, energetical या एनर्जेटिकली एज एल्कली मेटल। तो एल्कली मेटल जितना ये अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते कि वहां जो है सब्सटेंस जो है कुछ और बन जाए। तो बेरिलियम जो है वाटर से रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपको चेंजेस करना पड़ेंगे। अगर आपको बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड बनाना है तो बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड वाटर से डायरेक्ट तो नहीं बन रहा है, तो बेरिलियम का आप ऑक्साइड बना सकते हो, बट नॉट बाय दिस प्रोसेस के आपने मेटल को पानी में डाला और वो सब्सटेंस बन गया। तो यहाँ फिर आपको वाटर जो है वो स्टीम के फॉर्मेट में या वहाँ टेम्परेचर चेंज करके, प्रेशर चेंज करके, इंक्रीज करके आप बेरिलियम का भी हाइड्रोक्साइड बना सकते हो। बट नॉर्मली आप जैसे किसी मेटल को पानी में डाला, वो खुद से ही रिएक्ट कर गया, तो ये उसने एक स्पॉन्टेनियस चेंज दिखाया। ये स्पॉन्टेनियस खुद से ही रिएक्शन हो रही है कि आपने बस केवल इन दोनों को कांटेक्ट में लेके आए और कुछ नहीं कि आप थोड़ा वेट कर रहे हो, इन पे कुछ प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, टेम्परेचर चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, फ्लास्क को बार बार हिला रहे हो। तो ये कुछ आप नहीं कर रहे हो, बस आपने मेटल डाला वाटर के अंदर और वो रिएक्ट कर गया। तो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड ऐसे फॉर्म नहीं होता। एक और बात, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड जो होता है या जो भी ये हाइड्रोक्साइड है, इनमें बेसिक नेचर का कभी कभी ऑर्डर पूछ लिया जाता है, तो एल्कलाइन अर्थ मेटल का, तो मैं इनका कुछ ऑर्डर भी यहां मेंशन कर दे रहा। फर्स्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द पेज नंबर 3, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो मैं एक ऑर्डर लिख रहा हूं बेसिक कैरेक्टर का, बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर लिख रहा हूं इन्हीं हाइड्रोक्साइड का। किसका? बेरिलियम जो है, बेरिलियम से लेके बेरियम तक का। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड जो है वो ज्यादा एसिडिक है एज कंपेयर टू हमारे पास एक सेकेंड रुको मैं उल्टा लिख दे रहा हूं। हाँ ये बेटा अब सही है, ये बढ़ रहा है। मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ये बन गया हमारे पास बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर इनके हाइड्रोक्साइड का। अब पॉइंट नंबर 5 इज दैट इज रिएक्शन
विथ वाटर, पानी के साथ रिएक्शन विथ वाटर। तो पानी के साथ जो रिएक्शन इनकी होगी, सॉरी वाटर के साथ तो हो गई, तो हैलाइड्स, रिएक्शन विथ हैलाइड्स, हैलाइड्स मतलब हैलोजन फैमिली, तो रिएक्शन विथ हैलोजन्स मैं लिख दे रहा हूँ, ये बनाएंगे, हैलाइड्स बनाएंगे, और हैलाइड्स जो इनका बनता है वो एमएक्स फॉर्म बनेगा। तो हैलाइड्स का जो जनरल इनका फॉर्मूला होता है वो होता है एमएक्स, यहाँ पर एम जो है वो मेटल रहेगा, एल्कली मेटल, एम जो है वो एल्कली मेटल है, और एक्स जो है वो कोई हैलोजन फैमिली का मेंबर है, ये एल्कली मेटल्स है, और एक्स जो है वो हैलोजन फैमिली के हैं, हैलोजन फैमिली मेंबर, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसमें कुछ बेसिक बातें की जाए रिगार्डिंग दिस, तो आप ये कह सकते हो कि अगर मैं इनका आयनिक कैरेक्टर की बात करूं कि आयनिक कैरेक्टर किसका ज्यादा होता है, तो आयनिक कैरेक्टर का मैं ऑर्डर यहां लिख सकता हूं। लिथियम जो है वो हमारे पास सबसे कम होता है, तो लीना की रब से फरियाद में ये हमारे पास LiCl, मान लीजिए आपने कोई ले लिया सब्सटेंस, तो LiCl, फिर NaCl का Na कैरेक्टर, फिर हमारे पास लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। आपको याद होगा कि आयनिक कैरेक्टर के लिए मैंने आपको जो टॉपिक पढ़ाया था वो पढ़ाया था पोलराइजेशन। देखना पोलराइजेशन जितना होगा या पोलराइजिंग पावर जितना होगा, तो वो डिपेंड करेगा कि यहाँ, क्योंकि अब आपने एक को तो फिक्स कर दिया भाई, पोलराइजिंग पावर वाले पार्ट को तो आपने फिक्स कर दिया, केवल आप पोलराइजेशन देख रहे हो। और पोलराइजेशन अगर आपको याद हो, ये मैंने आपको फजान्स रूल करके एक टॉपिक पढ़ाया था जिसमें मैंने आपसे कहा था कि पोलराइजेशन जो है वो किसका ज्यादा होता है, जिसका साइज बड़ा हो। अब क्योंकि यहाँ पर हैलाइड सब पे चार्ज तो सेम है, फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, सब पे एक ही नेगेटिव चार्ज आने वाला है। अब जिसका साइज बढ़ता है उसका पोलराइजेशन जो है वो हमारे पास बढ़ जाता है, जिसका पोलराइजेशन बढ़ेगा वहां पर कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, क्योंकि कोवैलेंट कैरेक्टर वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन या पोलराइजिंग पावर। यहाँ लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, अब इनका साइज चेंज हो रहा है, और कैटायन के केस में जो है ये अगर साइज बढ़ता है तो पोलराइजिंग पावर कम होता है, और पोलराइजिंग पावर कम होगा तो कोवैलेंट कैरेक्टर जो है वो कम हो जाएगा, और अगर कोवैलेंट कैरेक्टर कम हो जाएगा यानी कि आयनिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। ये सारे पॉइंट्स मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं आपसे फजान्स रूल में। एक बार आप केमिकल बॉन्डिंग के नोट्स उठा के फजान्स रूल जरूर पढ़ लेना, पोलराइजेशन, पोलराइजिंग पावर कैसे कैसे प्रोपोर्शनल था, कैसे कैसे प्रोपोर्शनल नहीं था, और उसके बेसिस पे आप काफी सारे इनकी प्रॉपर्टी, मेल्टिंग, बॉइलिंग पॉइंट, सॉलिबिलिटी, कलर इम्पार्टिंग टेंडेंसी, ये सब कैलकुलेट कर पा रहे थे। तो वो सारी चीजें एक बार वहां से रीड कर लीजिएगा। तो लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, इसके अलावा आप कह सकते हो रुबिडियम क्लोराइड और सीजियम क्लोराइड, ये दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ आयनिक कैरेक्टर, इनका आयनिक कैरेक्टर का ये ऑर्डर रहेगा। और इसके अलावा आप इसमें कह सकते हो कि जो हमारे पास पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम जो होते हैं ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ज्यादा रिएक्टिव का मतलब ये अलग अलग तरह के हैलाइड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अलग अलग तरह के हैलाइड्स मतलब जैसे हमको एक जनरल फॉर्मूला तो पता है कि भाई एल्कली मेटल्स जो हैं वो एमएक्स तरह का ही बनाएंगे, बट यहाँ जो ये है कुछ सब्सटेंस लाइक हमारे पास पोटेशियम हो गया और रोडियम हो गया और सीरियम हो गया, ये जो हमारे पास है ये सब्सटेंस ये हैलोजन से रिएक्ट करके पॉली हैलाइड्स भी बना सकते हैं, मतलब कैन मेक पॉली हैलाइड्स, ये बना सकते हैं पॉली हैलाइड्स। शायद किसी बच्चे का माइक ऑन है तो बेटा बंद कर लो। ये पॉली हैलाइड्स बना सकते हैं, पॉली हैलाइड्स लाइक जैसे आपने देखा कि भाई पोटेशियम आयोडाइड एक सब्सटेंस था, इसने I2 से रिएक्ट करके, एक पहले से हैलाइड था, इसने आगे रिएक्ट करके ये पॉली हैलाइड मतलब एक से ज्यादा हैलोजन को जोड़ लिया। आपने देखा सीजियम ब्रोमाइड एक सब्सटेंस था, जब इसने Br2 से रिएक्ट किया इसने CsBr3 बना लिया। यानी ये पॉली हैलाइड्स का फॉर्मेशन कर रहा है, एक से ज्यादा बना रहा है, एक से ज्यादा हैलोजन्स को कनेक्ट कर रहा है। एक छोटा सा एक नोट लिख रहा हूं यहाँ पर, ये आपके काम का नोट है, ध्यान रखना इस नोट का। क्या कि जो लिथियम क्लोराइड होता है LiCl जो होता है बेटा,
ये कोवेलेंट नेचर का होता है, कोवेलेंट नेचर का सब्सटेंस है, कोवेलेंट नेचर इसमें पाया जाता है। और ये जो है ये इस वजह से क्योंकि लिथियम आयन का जो साइज है वो काफी छोटा होता है। क्लोरीन जो है वो काफी उसके अंदर पोलराइजेशन ज्यादा हो जाता है, पोलराइजेशन क्लोरीन का ज्यादा हो जाता है। लिथियम प्लस का साइज जो है वो छोटा है, इलेक्ट्रॉन्स को अपने टुवर्ड्स ज्यादा खींच लेता है, तो उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो जाता है। मोर देन 50% आयनिक कैरेक्टर से ज्यादा इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है। इसलिए आपको याद रखना है कि ये LiCl जो है वो हम लोग आयनिक नेचर का नहीं मान के उसको हम लोग कोवेलेंट कैरेक्टर का कंसिडर करते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए रिगार्डिंग रिएक्शन विद हैलोजेंस ऑफ एल्कली मेटल्स। इसी तरह से अगर एल्कलाइन अर्थ मेटल की बात की जाए तो एल्कलाइन अर्थ मेटल में बेटा इसमें जनरल फॉर्मूला इनके हैलाइड्स का जो होता है, इनके जनरल फॉर्मूला हैलाइड्स का वो होता है MX2। MX2 का फॉर्मेशन ये करते हैं जैसे बेरिलियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, ये इस तरह से। अगर मैं इसमें भी एक आयनिक ऑर्डर की बात करूं तो आयनिक ऑर्डर जैसे मैं कहूं इसमें, तो सबसे पहले हमारे पास यही रहेगा बेरिलियम क्लोराइड, फिर उसके बाद मैग्नीशियम क्लोराइड, फिर कैल्शियम क्लोराइड। बट ये किस कॉन्सेप्ट से गए होंगे हम लोग, वही फजांस रूल के थ्रू हम लोगों ने कैलकुलेट किया होगा लास्ट में ये बेरियम क्लोराइड। इसके अलावा इसमें ये कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं कि बेरिलियम और क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, ये नोट के फॉर्म में लिखूंगा इस बात को कि बेरिलियम क्लोराइड जो है, ये नोट के फॉर्म में लिख रहा हूं, BeCl2, BeCl2 और MgCl2, ये जो है ये कोवेलेंट नेचर के होते हैं, कोवेलेंट कोवेलेंट नेचर के सब्सटेंस होते हैं। इसके अलावा ठीक है, बस इतने पॉइंट सफिशिएंट है। तो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ पेज नंबर 4 ताकि मैं आपको नाइट्राइड्स एक्सप्लेन कर पाऊं। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाइट्राइड्स, बस ये केमिकल प्रॉपर्टी भी अपनी खत्म होने वाली है इस क्लास में। फिर हम लोग जो है इसके कंपाउंड्स, ये लास्ट पार्ट रहेगा कि इनके कंपाउंड्स को हमको स्टडी करना है। तो एस ब्लॉक भी आपका फिर कंप्लीट हो जाएगा, तो लगभग 3-4 क्लासेस और चलेंगी इसकी और आपका एस ब्लॉक भी कंप्लीट हो जाएगा। चलो समझते हैं हम लोग रिएक्शन विथ नाइट्रोजन, रिएक्शन विथ नाइट्रोजन, रिएक्शन विथ नाइट्रोजन, नाइट्राइड्स बनेगा रिएक्शन विथ नाइट्रोजन N2, N2 से रिएक्ट कराओगे फॉर्म होगा नाइट्राइड्स। और नाइट्राइड्स, अब मैं जनरल फॉर्मूले की बात करूं तो इसमें जो हमारे पास नाइट्राइड्स जो बनते हैं वो लिथियम अकेले रिएक्ट करता है डायरेक्टली। लिथियम ही एक ऐसा सब्सटेंस है जो आप N2 से रिएक्ट कराओगे डायरेक्ट आपको बना करके दे देगा लिथियम का नाइट्राइड। तो ओनली लिथियम कैन डायरेक्टली, मतलब बाकी ऐसा नहीं है कि आप बाकियों को रिएक्ट कराओगे तो वो रिएक्ट करेंगे बट नॉट डायरेक्टली। लिथियम इज ओनली दैट सब्सटेंस रिएक्ट्स डायरेक्टली, रिएक्ट्स डायरेक्टली, रिएक्ट्स डायरेक्टली विथ नाइट्रोजन। तो ये क्या बना देता है 6Li, जब आप लोगे ये N2 से रिएक्ट करके Li3N ये बना देगा Li3N। वाइल यहां आप ये जो हमारे पास जितने भी हैं ये इनको अगर आप रिएक्ट कराओगे जितने सेकेंड एलिमेंट के हैं ये इस तरह का फॉर्म करते हैं। ऑल आर बर्न विथ बर्न्स इन N2 and form M3N2 फॉर्म, M3N2 इस तरह का ये सब्सटेंस बना लेते सॉरी। तो बेरिलियम का भी नाइट्राइड बन जाता है और हमारे पास मैग्नीशियम का भी नाइट्राइड बन जाता है Mg3N2। इस तरह से हमारे पास ये सब्सटेंस बन सकते हैं। और ये वाटर से रिएक्ट करके चाहे हमारे पास लिथियम का नाइट्राइड हो या हमारे पास एल्कलाइन अर्थ मेटल का नाइट्राइड हो, ये दोनों के दोनों वाटर से रिएक्ट करके। हाँ बच्चे, इस लाइन का मतलब बता दीजिए, ऑल आर बर्न्स वाली लाइन का। इसका मतलब ये है कि अगर आप N3 से नाइट्रोजन से
रिएक्ट कराने की कोशिश करो N2 से, सॉरी N2 से अगर आप रिएक्ट कराने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, ये जो भी आप मेटल लोगे वो बर्न करने लगेगा, और जो आपको प्रोडक्ट में सब्सटेंस मिल रहा होगा वो नाइट्राइड मिल रहा होगा उसी मेटल का। जैसे नाइट्रोजन आपने गैस प्रोवाइड कर दी किसी कैल्शियम के ऊपर या मैग्नीशियम के ऊपर, नाइट्रोजन आपने प्रोवाइड किया। अब जैसे नाइट्रोजन आपने प्रोवाइड किया तो वो बर्न करने लगा तो जो प्रोडक्ट के फॉर्म में आ रहा होगा वो एक नाइट्राइड बन के आ रहा होगा। किसका बन के आ रहा होगा, उसी मेटल का। जैसे आपने मैग्नीशियम की शीट ली तो वो मैग्नीशियम का ही नाइट्राइड बना करके देगा। और दोनों के जो नाइट्राइड है, चाहे वो एल्कली मेटल के हो चाहे वो एल्कलाइन अर्थ मेटल का नाइट्राइड हो, ये वाटर से रिएक्ट करके अमोनिया का फॉर्मेशन कर लेते हैं। आगे चल के जब हम लोग अमोनिया की फॉर्मेशन देखेंगे तो वहां ये एक आप प्रिपरेशन की रिएक्शन के फॉर्म में आप इस चीज को याद करोगे। क्या याद करोगे प्रिपरेशन के फॉर्म में, कि अगर एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स को रिएक्ट कराया जाए, जैसे Li3n जो है इसको अगर आप रिएक्ट करा दो वाटर से तो ये भी हमको अमोनिया देगा। ये तो हाइड्रोक्साइड तो बना ही है, साथ में हमको अमोनिया गैस के फॉर्म में देगा, LiOH साथ में NH3। इवन अगर आप एल्कलाइन अर्थ मेटल सेलेक्ट कर लो, एल्कलाइन अर्थ मेटल लाइक Be3n2, अगर आप इनको वाटर से रिएक्ट कराओगे तो ये हमको बेरिलियम हाइड्रोक्साइड तो देगा ही देगा, साथ में NH3 देगा, अमोनिया देगा। तो ये अमोनिया का फॉर्मेशन कर लेते हैं ऑन रिएक्टिंग विथ वाटर। इसके अलावा आप इसमें यहां एक और बात कह सकते हो कि फॉर्मेशन ऑफ अमलगम, एक नोट के फॉर्म में लिख रहा हूं इस बात का, ये केमिकल रिएक्शन में, कि फॉर्मेशन ऑफ अमलगम। तो फॉर्मेशन ऑफ अमलगम की अगर बात की जाए, अमलगम की, तो इसमें क्या होगा समझना, कि ये अगर कोई मेटल जो है वो मरकरी से जुड़ जाए, अगर कोई मेटल मरकरी से जुड़ जाए तो वो सब्सटेंस जो बनेगा वो कहलाता है हमारे पास अमलगम का फॉर्मेशन। कोई मेटल किससे कनेक्ट हो जाए, मरकरी से। जैसे आपने लिथियम लिया, इसको आपने रिएक्ट कराया Hg से और ये बन गया LiHg, तो ये लिथियम का अमलगम है। सोडियम NaHg, सोडियम का अमलगम KHg, पोटेशियम का अमलगम CaHg2 आपने लिया तो ये बन गया हमारे पास कैल्शियम का अमलगम। तो ये मेटल्स जो है ये हमको अमलगम, यानी कि ये बेसिकली अलॉय का फॉर्मेशन हो रहा है। अलॉय का मतलब क्या होता है कि दो मेटल्स जो है वो आपस में मिक्स हो गए। तो एल्कली मेटल्स जो हैं वो अमलगम बनाते हैं, यानी कि मरकरी के प्रोडक्ट बनाते हैं। मरकरी के अंदर और मेटल्स का जुड़ना कहलाता है अमलगम का फॉर्मेशन। ये बात याद रखना। ये हमारे पास जैसे लिथियम का अमलगम है, तो इसी तरह से हाँ सर एक बार फिर से बता दीजिए। देखो, कोई भी मेटल, चाहे वो एल्कली मेटल हो चाहे वो एल्कलाइन अर्थ मेटल हो, अगर वो मेटल मरकरी से जाकर के जुड़ जाए रिएक्शन में और एक सब्सटेंस बना दे, यानी इट इज अ मिक्सचर ऑफ टू मेटल, मरकरी विथ अनदर मेटल लाइक लिथियम इज रिएक्टिंग विथ मरकरी और इट फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस लिथियम मरकरी। ये हमारे पास मतलब मरकरी आ चुका है, तो इसमें ये कहलाएगा अमलगम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये अमलगम बना। अमलगम का मतलब क्या है, बेसिकली मरकरी जो है अगर वो कनेक्ट हो किसी मेटल के साथ, अमलगम इज द अलॉय, एक तरह का वो अलॉय है। तो अलॉय है किसका, ये हमारे पास किसी मेटल का अलॉय, मरकरी का अलॉय है। तो मरकरी तो होगा, साथ में कोई और मेटल होगा। अगर मरकरी और साथ में कोई और मेटल है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि अलॉय का फॉर्मेशन हुआ। तो कोई भी एल्कली मेटल्स जो है, एल्कली मेटल्स जो है ये रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट विथ अदर मेटल। एल्कली मेटल्स रिएक्ट विथ अदर मेटल, रिएक्ट विथ अदर मेटल एंड फॉर्म अलॉय। इवन जो हमारे पास एल्कलाइन अर्थ मेटल है, एल्कलाइन अर्थ मेटल, इसके लिए भी मैं यही लिख दे रहा हूं कि एल्कलाइन अर्थ मेटल ऑल्सो फॉर्म अलॉय। एल्कलाइन अर्थ मेटल ऑल्सो फॉर्म अलॉय। तो ये भी अलॉय बनाते हैं। अमलगम यानी अगर मरकरी का कोई मेटल
मेटल अगर मरकरी के साथ जुड़ रहा है, अलॉय का फॉर्मेशन हो रहा है, मरकरी है साथ में कोई मेटल है, तो उसको हम लोग अमलगम कहेंगे। तो ये कुछ केमिकल रिएक्शंस थी। तो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ पेज नंबर 5 एज वेल एज पेज नंबर 6, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं कि कौन कौन से कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं जिनका हमको प्रिपरेशन या अकरेंस, यूजेस, केमिकल रिएक्शन नॉट मच बट जिसकी रिक्वायर्ड होंगी उनके हम लोग ज्यादा पढ़ेंगे। तो किस तरह से उनको प्रिपेयर्ड किया जाता है और किस तरह से वो रिएक्ट करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल के ये सारे हम लोग अब कलेक्टिवली पढ़ने वाले हैं, सारे कंपाउंड्स। तो ये एक और पार्ट है इसका। तो हम बस ये नेक्स्ट क्लास में बस इसको ही कंप्लीट करना है हमको, ताकि ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाए। हाँ बच्चे, हाँ बेटा। सर हाइड्रोजन चैप्टर में एक मतलब एनसीईआरटी में लाइन लिखी थी, अमलगम कोल्ड वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? अमलगम अगर कोल्ड वाटर हाँ, से रिएक्ट करेगा। अमलगम था किसका? सर सोडियम। अमलगम था किसका? सोडियम का। सोडियम का Yes, sir. अमलगम आप, ठीक है, तो सोडियम का आप अमलगम रिएक्ट करा रहे हो NaHG, और साथ में आप क्या ले रहे हो? वाटर। तो वाटर के साथ ये रिएक्ट करके आपको बनाएगा H2O के साथ ये डायरेक्टली बेटा रिएक्ट वैसे करता नहीं है। ये सोडियम NaHG जो है ये वाटर से रिएक्ट नहीं करेगा, ये एक प्रोसीजर में रिएक्ट करेगा। बट मैं इसकी अगर रिएक्शन लिखना चाहूं तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे सोडियम का हाइड्रोक्साइड रिएक्शन बता रहा हूँ इसकी, और साथ में मरकरी को ये अलग कर देता है H2 गैस का फॉर्मेशन। तो केमिकली तो ये आप रिएक्शन लिख सकते हो, बट ये रिएक्शन के अंदर ये ऐसा ये प्रोसेस एक प्रोसेस है जिसके अंदर ये रिएक्ट करता है।